नमस्कार दोस्तों, टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की इस सीरीज में हम जो पढ़ रहे हैं वो आज हम ग्रुप्स पढ़ रहे हैं। और इस टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की सीरीज में इसके पहले की सीरीज में हमने लेजर बनाना सीखा था। तो जो लेजर होते हैं वो क्या होते हैं हमने पहले डिटेल में बताया था। लेजर का पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा जिसमें लेजर के बारे में पूरा डिटेल बताया था। लेकिन आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ग्रुप्स है। तो मैं कहता हूं कि जो ग्रुप्स होते हैं वो कलेक्शन ऑफ लेजर्स होते हैं। जो लेजरों का कलेक्शन करके रखते हैं उनको ग्रुप कहते हैं। तो एक टैली अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट आपको 28 लेजर्स बनाकर देती है, ग्रुप्स बनाकर देती है 28 ग्रुप्स। अब अगर आपको आवश्यकता इसके अलावा जरूरत रहती है तो आप ग्रुप्स को आसानी से बना सकते हो। जिस तरीके से क्रिएट लेजर पर हम जाते हैं वैसे के वैसे आप क्रिएट ग्रुप्स पर भी जा सकते हैं। तो जो ग्रुप्स होते हैं उनको बनाने की वैसे आवश्यकता कम रहती है, हम हमारी आवश्यकता के अनुसार लेजर जरूर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार और डेफिनेशन परिभाषा पढ़ते हैं ग्रुप्स की। टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में पुनः सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो टैली में जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाट इज ग्रुप्स इन टैली प्राइम। अकाउंटिंग ग्रुप एक ही प्रकार के अकाउंटिंग जो ग्रुप होते हैं वो एक ही प्रकार के या एक ही स्वभाव के नेचर ऑफ द लेजर का एक संग्रह कलेक्शन होता है। इन ग्रुप्स की सहायता से ही टैली का को यह जानकारी मिलती है कि बनाया जा रहा है लेजर खर्चों का लेजर है, आय का लेजर है, संपत्ति का लेजर है, लायबिलिटी का है। देखिएगा टैली में चार ही ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चार ही ऐसे मेन ग्रुप्स होते हैं। या तो आपके बिजनेस में आपको पहचानना पड़ेगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स किस टाइप का होता है। या तो आपके बिजनेस में इनकम होगी, अब किसी भी सोर्स से इनकम होगी, या तो आपसे सेल्स से होगी या कमीशन से होगी या इंटरेस्ट से होगी या डायरेक्ट इनकम होगी या इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो पहला सोर्स होता है हमारा इनकम का, पहला जो ग्रुप होता है इनकम होता है। दूसरा जो ग्रुप होता है वो एक्सपेंसेस होता है। तीसरा जो ग्रुप होता है वो लायबिलिटी होता है। चौथा जो ग्रुप होता है असेट्स होता है। इन सब के अंदर जो होते हैं वो सब डिटेल ग्रुप पढ़ेंगे। तो आगे आइए हम इन ग्रुप्स की सहायता से ही टैली को यह जानकारी मिलती है कि लेजर को व्यापार खाते ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है या लाभानी खाते में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है या फिर बैलेंस शीट में लेना है। लेजरों को बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास टोटल, अगर आप यहाँ से राइटिंग अगर लिखते हैं तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो होते हैं 34 आएंगे। लेकिन एक्चुअल में वास्तविकता में ग्रुप की जो संख्या होती है वो 28 होती है। टैली में जो ग्रुप्स होते हैं 28 ग्रुप्स होते हैं। इनमें से 15 जो ग्रुप्स होते हैं वो प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 जो ग्रुप्स होते हैं इन प्राइमरी ग्रुप्स में से सब ग्रुप्स होते हैं। 15 जो ग्रुप्स होते हैं प्राइमरी और 13 जो होते हैं सब ग्रुप्स होते हैं। अब यहाँ आवश्यकता के अनुसार आप भी ग्रुप्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप इन टैली प्राइम। सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग होता है, हम 28 ग्रुप्स के बारे में डिटेल में जानकारी पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। यहाँ हमारे इस ग्रुप का उपयोग बैंक में खोले गए करंट एंड सेविंग अकाउंट के लिए किया जाता है। यदि आपने अपने व्यापार या अपनी कंपनी के लिए बैंक में कोई खाता खुलवाया है तो लेजर क्रिएशन के समय में नेम ऑफ अकाउंट फील्ड में आपको उस बैंक का नाम लिखना होगा जिस बैंक में आपने खुलवाया है। आप बैंक के नाम के साथ साथ खाते को नंबर को भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मेरा SBI में खाता है तो उसके नंबर को भी हम टाइप कर सकते हैं। उसके साथ में ही हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और जैसे कि करंट का अकाउंट या सेविंग अकाउंट है, आप चाहें तो साथ में खाता नंबर भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा होता है बैंक OCC और बैंक OD अकाउंट होता है। कैश या ओवरड्राफ्ट के लेजर के लिए इस ग्रुप का उपयोग किया जाता है। ये एक प्रकार के ऋण के ही खाते होते हैं, किंतु ये होम लोन या वाहन लोन ऋण से भिन्न होते हैं और एक लंबे समय के लिए ऋण नहीं होकर एक लिमिट में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार पैसा ऋण के तौर पर बैंक से लिया जाता है और समय समय पर जमा भी कर दिया जाता है। तो इसको बैंक OCC या फिर बैंक OD अकाउंट कहते हैं। उसके बाद में अगला होता है ब्रांच डिवीजन। जब हमारी कई सारी ब्रांचेस होती है, जैसे कोई ना कोई यहाँ पर होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, तो उनकी कई सारी ब्रांचेस होती हैं। तो उन ब्रांचों का आपस में लेन देन, जो स्टॉक का गुड्स का लेन देन होता है, उन ट्रांजेक्शन्स को हम उन आपस में ब्रांचों का लेन देन होता है तो उनको ब्रांच डिवीजन ग्रुप में रखता है।
अगला होता है हमारा ग्रुप नंबर 4 होता है कैपिटल अकाउंट। व्यापार का मालिक, ऑनर या फिर साझेदार के द्वारा व्यापार में पूंजी लगाई जाती है। व्यापारी एवं साझेदारों के द्वारा खाते के पूंजी खाते के लिए इस ग्रुप का उपयोग किया जाता है। कैपिटल वह लेजर होती है जो बताता है कि व्यापार के स्वामी या स्वामियों ने व्यापार में अपना स्वयं का कितना पैसा लगाया। यदि व्यापार प्रारंभ करने के लिए कोई लोन लिया जाता है तो यह राशि इस लेजर में नहीं आएगी, लोन के लिए अलग से ही लेजर बनाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यहां से हम बात करते हैं आगे, यदि व्यापार एकल स्वामित्व का है, मतलब एक अकेला प्रोप्राइटर पर्सन है, तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है का होता है। लेजर में हम नाम को दर्शाएंगे, कैपिटल टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अकेला व्यक्ति अगर होता है तो उसके नाम को टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि व्यापार पार्टनरशिप का है तो साथ में पार्टनर के नाम भी जोड़ना चाहिए, जैसे कि रवि कैपिटल, मोहन कैपिटल, रविस करंट अकाउंट, रविस करंट, मोहन करंट अकाउंट। कंपनी की दशा में शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से व्यापार का मालिक जब भी लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार को प्रारंभ करते समय जो पूंजी लगाता है उसे कैपिटल की परिभाषा दी गई है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट अगला होता है रोकड़ खाता, कैश इन हैंड। हमारे व्यापार में करंट आज गल्ले में जितने भी कैश इन हैंड है वो करंट ये कैश इन हैंड ग्रुप में जाएगी। इसका भी कैश इन हैंड का ही एक और छोटा सा पार्ट होता है पेटी कैश, जो कि कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है जहां पर सीए सीनियर अकाउंटेंट मालिक एक अपने असिस्टेंट अकाउंटेंट को पीटी कैश के रूप में कैश दे देता है, कुछ छोटा अमाउंट दे देता है खर्चों के लिए, तो उसको हम पेटी कैश जो होती है वो भी कैश इन हैंड के पार्ट होता है। इसी के अलावा होता है करंट असेट्स, ऐसी चालू संपत्तियां जिनके लिए अलग से कोई ग्रुप नहीं बनाया जाता है। इसके अंतर्गत लेते हैं जैसे कि बिल्स रिसेबल, अक्यूर्ड अर्न इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लायबिलिटी ऐसे चालू दायित्व जिनके लिए अलग से कोई ग्रुप के नहीं बनाया जाता है। इसके अंतर्गत लेते हैं जैसे कि बिल्स पेबल, अनअक्यूर्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। करंट लायबिलिटी के अलावा अगला होता है डिपॉजिट असेट्स। डिपॉजिट असेट्स का मतलब होता है ऐसी जमा संपत्ति, हमारी कोई कंपनी फर्म का कोई ना कहीं पर भी डिपॉजिट के रूप में कहीं पैसा जमा है तो वो हमारी एक असेट्स होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, पगड़ी का आपने नाम सुना है। यदि आप कहीं ना कहीं बड़े शहर में अगर आप दुकान खोलते हैं, बड़ी कोई दुकान लेते हैं किराए से, तो साथ साथ कुछ 1 लाख 2 लाख 3 लाख डिपेंड करता है उसकी मार्केट वैल्यूएशन के लोकेशन के अकॉर्डिंग पगड़ी रहती है। वो पैसा एक जमा के तौर पर रहता है कंपनी का असेट्स के रूप में। ऐसे आप मंडी में जाते हैं तो मंडी के जो व्यापारी होते हैं, मंडी की सदस्यता लेते हैं व्यापार करने के लिए, तो उनको कुछ ना कुछ पैसा जमा करना रहता है। हमको बहुत सारी कई सारी कंपनियां टेलीफोन कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन लेना होता है, तो कई सारी कंपनियां पहले एडवांस में पैसा जमा करवाती, 6 महीने 1 साल का, तो जो पैसा एडवांस के रूप में रहता है वो संपत्ति कहलाती है। अगला होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी प्रत्यक्ष व्यय इस ग्रुप के अंदर में आते हैं। बिजनेस में होने वाले ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस उन खर्चों को कहा जाता है जो सीधे सीधे परचेस करने पर होते हैं या फिर माल को प्रोडक्शन करने पर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। मैं कहता हूँ ऑल ऐसे सभी एक्सपेंसेस जो कि माल को खरीदने से रिलेटेड होते हैं, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, हमाली हो गई, पैकिंग चार्ज हो गया। उसके अतिरिक्त अगर कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, गुड्स को प्रोडक्शन करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट में जाते हैं। जैसे गोडाउन का किराया हो गया, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हो गया, गोडाउन की फैक्ट्री, वेजेस, लेबर, कोल एंड फ्यूल एंड पावर। उसके अलावा होता है डायरेक्ट इनकम, सभी प्रत्यक्ष आय इस ग्रुप के अंतर्गत आती है। जैसे अखबार के लिए विज्ञापन की आय, अगर आपका जैसे कहीं ना कहीं अखबार दिया गया है और अखबार में कोई एड दिया गया है किसी ने, तो उससे होने वाली आय को हम इसमें कहते हैं। जॉब वर्क के लिए आय होती है। अगला होता है ड्यूटीज एंड टैक्स। बिजनेस में, व्यापार में लगने वाले जितने भी टैक्स होते हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्स के पार्ट में लिए जाते हैं। सभी ड्यूटीज या टैक्स इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, टीसीएस, टीडीएस, ये सब पार्ट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स के। अगला होता है यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्यापार के सभी अप्रत्यक्ष ऐसे एक्सपेंसेस जो कि मैं प्रैक्टिकली ये कहता हूँ कि व्यापार में होने वाले ऐसे एक्सपेंसेस जो कि माल को सेल्स से रिलेटेड संबंधित होते हैं या फिर आपके ऑफिशियल ऑफिस से रिलेटेड होते हैं।
जैसे हमारा कोई ना कोई स्कूल है, कोई ना कोई कोचिंग सेंटर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, तो ये सब क्या करते हैं कि अपने यहाँ ऑफिस का जो एक्सपेंसेस होता है वो इंडायरेक्ट में लेते हैं। या फिर हमारी कोई किराने के, हार्डवेयर के, स्टेशनरी के, मेडिकल की दुकान है, तो वहां पर कोई रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, विज्ञापन, स्टाफ वेलफेयर, चाय का एक्सपेंसेस, पानी का एक्सपेंसेस, सभी पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये जो होते हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। उसके अलावा होता है इनडायरेक्ट इनकम, व्यापार में होने वाली ऐसी अप्रत्यक्ष आय जो कि मुझे किसी और इनकम के सोर्स से आय प्राप्त होती है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ कि मैं माइगा टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में मैं कोचिंग सेंटर के साथ साथ ही मार्केट में मैं लैपटॉप, ओल्ड लैपटॉप परचेस सेल का बिजनेस भी करता हूँ। उससे मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है, जो कमीशन मिलता है, वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम में होता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं मुझे डिस्काउंट के रूप में छूट मिलती है, तो इनडायरेक्ट इनकम है। कहीं ना कहीं मेरा कंपनी का पैसा कहीं ना कहीं लोन के रूप में दिया गया है और उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। कहीं ना कहीं बैंक में जमा पैसा के अगेंस्ट में मुझे सेविंग अकाउंट से कोई करंट इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी मेरी इनडायरेक्ट इनकम के रूप में लेती है। इसी के साथ में आगे चलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम के अलावा चलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। यह एक प्राइमरी ग्रुप है जिसमें उस संग्रहित पैसे की जानकारी दर्ज की जाती है जो कंपनी या व्यवसाय ने शेयर, साझा निवेश या किसी अन्य वित्तीय संस्था में निवेश किया है, या खास उन निवेश की जानकारी को संचित करता है। जो सभी विनियोग के खाते को इस ग्रुप में लिया जाता है, जैसे शेयर, बॉन्ड आदि। फिक्स असेट्स ऐसी संपत्ति कहती है, यह एक प्राइमरी ग्रुप है। कंपनी की समस्त इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी कोई असेट्स, ऐसी कोई संपत्ति जो कि हमारे व्यापार को आगे तक चलाने में मदद करती है, लंबे व्यापार में लंबे समय तक हम उस असेट्स को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में हम कंप्यूटर से रिलेटेड संबंधित कोर्सेज पढ़ाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फर्नीचर है, असेट्स है, एलईडी है, और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, तो ये मेरी एक फिक्स असेट्स होती है। खरीदता हूं तो वो मेरे बिजनेस को चलाने के लिए खरीदता हूँ। तो ऐसी लंबी, हमारे बिजनेस को लंबे समय तक बिजनेस को मदद जो करती है, ऐसी असेट्स होती है। एक छोटा सा एग्जांपल होता है, कपड़े सिलने वाला जो दर्जी होता है, उसकी जो मशीन होती है कपड़े सिलने की, वो भी उसके लिए एक फिक्स असेट्स होती है। उसके अलावा होता है लोन्स एंड एडवांस एसेट्स। जब हमारी कंपनी किसी न किसी व्यक्ति या फर्म को, कंपनी को लोन के रूप में कोई पैसा देती है, तो वह हमारे लिए लोन्स एंड एडवांस एसेट्स के रूप में आएगा। इसके अलावा होता है लोन्स एंड लायबिलिटी होते हैं। जब हमारी कंपनी मार्केट से कोई पैसा लोन के कर्ज के रूप में पैसा लेती है, तो यहाँ पर लोन्स एंड लायबिलिटी आएगी। अगला नेक्स्ट होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। ऐसे विविध व्यय जो सामान्यतः व्यापार या कंपनी की स्थापना, मतलब स्टार्टिंग समय में होते हैं, व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं, इन्हें एक ही वर्ष का खर्चा ना मानकर उसको आगे तक बांट दिया जाता है, आगे के वर्षों में। जैसे कोई एक नई कंपनी खुली है, तो उसमें होने वाले जो एक्सपेंसेस है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो उस एक्सपेंसेस को उस करंट ईयर में एक्सपेंसेस के तौर पर डाल देंगे, बाकी का उसको असेट्स के रूप में शो कर देंगे। या हर वर्ष का भाग उस वर्ष के खर्च के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और बचा हुआ भाग बैलेंस शीट की संपत्ति असेट्स के रूप में होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स के रूप में रखा जाता है। इसी कारण से ये वास्तविकता में मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड असेट्स खर्च नहीं है, ये संपत्ति है। अगला होता है प्रोविजन, संचय। प्रोविजन, संचय का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिनकी वास्तविक राशि हमें ज्ञान नहीं है, किंतु अंदाजे से हम उस खर्चों का प्रावधान कर लेते हैं। वे प्रावधान इस ग्रुप के अंदर में आते हैं। मैं कहता हूं कि मेरा बिजनेस को आगे और बढ़ाना है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं फंड की आवश्यकता रहती है। मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन मैंने कुछ 2 लाख रुपए के आसपास कुछ पैसा संचय के रूप में, प्रोविजन के रूप में रखा है। एक कंपनी में, मैं कहता हूं हर एक कंपनी 31 मार्च को जब क्लोजिंग होती है, और हर कंपनी का अपना एक साइकिल होता है एक्सपेंसेस करने का, महीने की 10 तारीख को। तो जब कंपनी 31 मार्च में क्लोजिंग करवा होती है, और सीए से जब वो क्या करती है, ऑडिट करवाती है, सीए से ऑडिट करवाते हैं, तो वो एक जो पैसा देना है लेकिन दिया ही नहीं है, उसको प्रोविजन संचय के रूप में बताती है।
सभी के परचेस अकाउंट होता है। यहाँ पर व्यापार में हम जब भी कोई माल खरीदते हैं, चाहे वो नगद खरीदे चाहे उधार खरीदे, तो यहाँ पर बिजनेस में जो परचेस अकाउंट होता है वो परचेस के रूप में जाता है। ठीक है, सभी क्रय खाते मतलब परचेस एवं सभी क्रय वापसी यानी कि परचेस रिटर्न के खाते इस ग्रुप के अंदर में जाते हैं। एक मेन होता है परचेस अकाउंट, एक होता है परचेस रिटर्न अकाउंट, जो पार्ट ऑफ ग्रुप जो होता है वो परचेस के अंडर में जाता है। यदि हमने अपने परचेस अकाउंट को अलग अलग दिखाने चाहते हैं तो हम उसको अलग अलग भी दिखाते हैं। जैसे हमने विट परचेस हुआ, राइस परचेस हुआ, या फिर परचेस जीएसटी से रिलेटेड हम जीएसटी 0% परचेस, 5% परचेस, 18% परचेस, तो इस तरीके से परचेस के अलग अलग लेजर बनाते हैं। अगला इसी के साथ में होता है रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटेंडिंग अर्निंग। ऐसे अविभाजित लाभ या अधिक जो कि कंपनी खाते या साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफर नहीं किए गए हैं, इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है सेल्स अकाउंट। जब भी हमारे बिजनेस में हम कोई गुड्स माल को बेचते हैं तो उसको सेल्स अकाउंट ग्रुप में लेते हैं। यहाँ पर जितने भी सेल्स के लेजर प्लस सेल्स रिटर्न के लेजर जो हो जाते हैं वो सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंडर में जाते हैं। विक्रय खाते और विक्रय वापसी खाते भी इसके अंडर में जाते हैं। दूसरा, अगर हम चाहते हैं अलग अलग जीएसटी का या फिर गुड्स के नाम से हम बनाना चाहते हैं तो सेल्स के अलग अलग लेजर भी बना सकते हैं। इसी के साथ में होता है सिक्योर्ड लोन। कंपनी के द्वारा सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जो कि कंपनी के द्वारा कोई संपत्ति गिरवे रखकर कोई ना कोई लोन लिया जाता है, जिसको हम बैंक की भाषा में, कॉमर्शियल भाषा में मॉर्गेज पर लिया गया लोन कहते हैं। यानी कि संपत्ति कोई कंपनी की संपत्ति कहीं ना कहीं गिरवे रखी हुई है और वहां से उसके अगेंस्ट में लोन लिया गया तो सिक्योर्ड लोन कहलाता है वो। इसके अलावा होता है जब हम स्टॉक इन हैंड, अगला 24 नंबर का जो ग्रुप होता है स्टॉक इन हैंड होता है। जब हम स्टॉक की गणना टैली से नहीं करवाकर खुद गणना करके स्टॉक डाल देते हैं तो ऐसा स्टॉक उस ग्रुप के अंतर्गत आता है। एक कंपनी में ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक के रूप में शो होता है, लेकिन वही स्टॉक जब एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च को सेल नहीं होता है, सोल्ड नहीं होता है, तो अनसोल्ड गुड्स को ही क्लोजिंग स्टॉक के रूप में डाला जाता है। ग्रुप नंबर 25 ये कहता है कि व्यापार में, व्यवसाय में जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार होते हैं, जिन व्यक्ति या फर्मों से उधार माल या सेवा हम खरीदते हैं वह हमारे क्रेडिटर लेनदार होते हैं। एक बार और पुनः बताना वो चाहूंगा कि व्यापार में जितने भी जिन व्यक्तियों से, फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से हम उधार माल या सेवा खरीदते हैं वह हमारे लेनदार सिंडिकेटर्स होते हैं। इसी के साथ में हमारे सभी देनदार के खाते इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति को, फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को उधार माल या सेवा उधार बेचते हैं तो वह हमारे देनदार होते हैं, सन्ड्री डेब्टर्स होते हैं। इसी के अलावा होता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर किसी ट्रांजेक्शन के बारे में से परफेक्ट जानकारी नहीं होती है। किसी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि किस हेड में आएगा, किस ग्रुप में आएगा, तो उसकी परफेक्ट जानकारी नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा मैं बताता हूँ। एक नया नया स्टूडेंट ने अकाउंटिंग सीखी और कहीं ना कहीं वो जॉब करने जाता है। अब वो जब जॉब करने जाता है तो एग्जाम्पल के तौर पे उसके पास में कोई ना कोई एम्प्लॉय आता है, कर्मचारी आता है कि हमको हमारी जो सैलरी है वो पिछले महीने की सैलरी दे दीजिएगा। अब जब पिछले महीने की सैलरी, उसको मालूम है कि जब हम सैलरी किसी को पैड करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाती है, लेकिन उस एम्प्लॉय, उस अकाउंटेंट ने, जो बिगनर है, नया अकाउंटेंट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट है, तो उसने क्या करा कि जो पुरानी वाली सैलरी जो थी उसको तो एक्सपेंसेस के रूप में डालकर F5 में एंट्री कर सैलरी पेड, राम सैलरी पेड अकाउंट DR मान लो एग्जांपल के तौर पर, उसने जून महीने की सैलरी जो थी जुलाई महीने में उसको पे करके भुगतान कर दिया, F5 में एंट्री कर दी। लेकिन अब उस जो एम्प्लॉय है उसका कहना यह है कि सर मुझे एडवांस सैलरी चाहिए, उसकी सैलरी है 20,000 रुपये, 20,000 उसने दे दी, लेकिन उसने बोला कि सर मुझे मुझे पिछला एडवांस सैलरी भी चाहिए। तो अब जो नया अकाउंटेंट है वो पता नहीं लगा पाएगा कि इस सैलरी को हम कहाँ डालें। तो इस प्रकार से उसको एक F5 में तो मालूम है एंट्री करना है, तो सस्पेंस का लेजर बनाएगा, उसको सस्पेंस अकाउंट में डालेगा, प्लस नरेशन में शो कर देगा जिस भी पर्सन ने एडवांस सैलरी ली है उसको।
अब वो अपने असिस्ट सीनियर अकाउंटेंट या अपने ऑनर या अपने सीए जिसको भी अनुभवी पर्सन से पूछेगा कि मैंने ऐसा करा है, तो उसको सस्पेंस अकाउंट से अनसस्पेंस करना पड़ेगा, मतलब क्लियरली निकालना पड़ेगा और उसको एक लेजर बनाना पड़ेगा राम एडवांस सैलरी के नाम से, और उसको लोन एंड एडवांस असेट्स के रूप में ग्रुप में डालना पड़ेगा। और अगले महीने जब वो जुलाई की सैलरी अगस्त में देगा तो वहां पर जेबी पास करना होगा, जनरल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा F7 में। आगे अपन डिटेल में हम बात करेंगे उस विषय में, लेकिन इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट होते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन सस्पेंस अकाउंट के बैंक स्टेटमेंट जब हम मिलाते हैं, कहीं ना कहीं से हमको क्रेडिट के रूप में पैसा मिलता है और कहीं ना कहीं डेबिट के रूप में पैसा देते हैं, हम चुकाते हैं, भुगतान करते हैं। लेकिन क्लियरिटी जब नहीं मालूम होती है तो उस विषय में हम सस्पेंस में डालकर या तो हम बैंक के माध्यम से बैंक के मैनेजर से मिलकर उसको क्लियर करेंगे, या फिर हम हमारे मालिक से उसका चेक नंबर मिलाकर हम उसको क्लियरिटी करेंगे। लेकिन सस्पेंस अकाउंट द विद इन द सेम डे, वीकली या फिर 15 दिन, महीने भर, लेकिन मैं कहता हूं कि बिफोर 31 मार्च के पहले जितने भी सस्पेंस होता है उनको क्लियर करना पड़ता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसी के साथ में हम चाहते हैं, अगला होता है यहाँ से अनसेक्योर्ड लोन। अनसेक्योर्ड लोन एक ऐसे लोन होते हैं जो कि जिन पे भी कोई भी कंपनी की संपत्ति विदाउट गिरवे रखे वो लोन आसानी से प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे रिश्तेदारों से लिए गए जितने भी लोन्स होते हैं, हमारे घर से परिवार से जो भी लोन लिया जाता है उनको अनसेक्योर्ड लोन कहा जाता है, या विदाउट हमारे असेट्स को गिरवे रखे, विदाउट कोई ना कोई मोर्टगेज के लिया गया लोन अनसेक्योर्ड। तो ये हमारे टैली में ग्रुप्स होते हैं। लिस्ट ऑफ द ग्रुप्स इन द टैली, टैली के टोटल 28 ग्रुप्स में से यहाँ पर हम चाहते हैं तो यहाँ पर 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। इनमें से 4 ग्रुप्स असेट्स के नेचर के होते हैं, जैसे करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। 5 ग्रुप जो होते हैं लाइबिलिटी नेचर के होते हैं, करंट लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, ब्रांच डिवीजन और सस्पेंस। 3 ग्रुप जो होते हैं वो 3 ग्रुप एक्सपेंसेस नेचर के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और आपका परचेज। 3 ग्रुप आपके इनडायरेक्ट इनकम के तौर पर होते हैं, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और आपके सेल्स। उसके अलावा टैली में 28 ग्रुप्स में से 13 सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं और इनमें से 6 ग्रुप्स बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट असेट्स, लोन एंड एडवांस असेट्स, स्टॉक इन हैंड और सन्ड्री डेब्टर्स, ये जो होते हैं करंट असेट्स का पार्ट होता है, यानी कि प्राइमरी ग्रुप के अंदर आते हैं। इसी के साथ में जो 3 ग्रुप्स होते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्स, प्रोविजंस एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। उसके अलावा अगला जो होता है हमारा, अगला नेक्स्ट होता है, तो यहाँ पर 3 ग्रुप्स होता है, बैंक ओडी, बैंक ओसीसी, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये पार्ट ऑफ लाइबिलिटी का पार्ट होता है, लाइबिलिटी प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आता है। और एक ग्रुप होता है रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटेंडिंग अर्निंग, यह कैपिटल अकाउंट का प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आपको ये जो ग्रुप्स होते हैं ये आपको पसंद आया होगा। मैं एक बार और स्टूडेंट से को बताना चाहूंगा कि बिना ग्रुप्स के अनुभव के आप टैली नहीं सीख सकते हो। एक ग्रुप ही डिसाइड करता है कि वो ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। एक ग्रुप ही डिसाइड करता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इफेक्ट पड़ेगा या क्रेडिट में पड़ेगा। एक ग्रुप ही आपको डिसाइड करके देता है कि वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में प्रभाव डालेगा या एसेट्स में डालेगा। तो मैं क्या कहता हूं, मैं सभी स्टूडेंट्स कहता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द ग्रुप इन द टैली। यदि इफ यू हैव नॉट नॉलेज अबाउट द ग्रुप यू कैन नॉट ट्रांजेक्शंस इन टैली। आप कभी भी किसी भी प्रकार से सही व्यवस्थित टैली के ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते अगर आपको सही व्यवस्थित तरीके से ग्रुप के बारे में जानकारी नहीं है। तो आइए हम टैली पर चलते हैं और टैली पर यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट पे चलते हैं, और चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद में हम जाते हैं ग्रुप्स पर। तो यहाँ पर ये ग्रुप्स आपको इस तरीके से मिलेगा, यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ पर ये ग्रुप्स की समरी को ये डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रांच डिवीजन है, कैपिटल है, यहाँ पर करंट असेट्स है जो हमने अभी हाल बताया था। तो ये करंट असेट्स में इतने पार्ट आते हैं, करंट लायबिलिटी में इतने पार्ट आते हैं, उसके अलावा होता है फिक्स असेट्स, इसके अलावा यहाँ पर पूरा डिटेल दे रखा है। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत अच्छा आपके लिए मैं मेहनत के साथ में वीडियो बनाता हूँ, पसंद आए तो आप क्या आगे बढ़ाएं।
इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, सभी दोस्तों को सादर नमस्कार। थैंक यू।